जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। और जीडी का जैसे ही मैंने अनाउंस किया था, आपको हम 2 क्लास करवा दिए हैं। समास और जो तत्सम तद्भव जो शब्द भेद है वो सारे हमने कवर करवा दिए। अब हमको लगा कि क्यों ना हम फिर एक बेसिस का स्टार्ट कर देते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और व्यक्ति, 4 जो चीज़ है वो पूछा जाता है। और हमने एक चीज़ और अनाउंस कर दिया कि 1 फरवरी को जो मैराथन होगा, 1 फरवरी को, जिसमें हम सारे वोकेबलरी क्लियर कर देंगे। हिंदी के अंतर्गत जितने भी एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट है वो सारे हम कवर कर देंगे मैराथन के अंतर्गत, जो 1 तारीख को आने वाला है। तो उसको आप लोग जुड़ना ना भूले, एकदम तैयार रहिएगा 1 तारीख वाले मैराथन में, उससे बाहर फिर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, वो 1 क्लास रहेगा। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, वाच्य, क्रिया, ये सब सारे चीज, कारक, ये सब हम धीरे धीरे कर देंगे, बहुत टाइम है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा, नाउन। नाउन तो इंग्लिश में पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे संज्ञा, नाउन। संज्ञा होता क्या है, आप बचपन से पढ़ रहे हो क्या कि सर संज्ञा, संज्ञा तो बहुत छोटी सी हम 5वां 5-6 क्लास में पढ़ते थे, तब से भी पढ़ते हैं कि संज्ञा क्या होता है। किसी वस्तु, स्थान और जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ भी वही पढ़ना है, क्योंकि चेंज होता नहीं है। ये क्या कहता है, करंट अफेयर नहीं है जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो है संज्ञा, किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, स्थान, नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज नेमिंग वर्ड, मतलब समझ जाओ कि कोई भी ऐसा नाम ले लो जो संज्ञा के अंतर्गत आता है। हमारे आसपास जितने भी ऐसे कोई भी कोई भी वस्तु है, वो सारे और सारे संज्ञा है। एनी ऑफ क्लियर, संज्ञा समझ गए। किसी वस्तु, स्थान, नाम को, नाम या जगह को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के अपने जैसे ही बचपन में पढ़ा होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो वो 5 भेद जो दिए गए हैं वो किसके आधार पर दिए गए हैं, आज हम उसको भी क्लियर करेंगे। और 2-3 सारे ऐसे भेद भी हैं जो आप तक आज तक नहीं पढ़े होइएगा, वो आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन के जो आधुनिक के व्याकरण जो दिया गया उस किताब के अनुसार 2-3 पाठ और दिया गया है। वो तो अर्थ के आधार पर दिया गया था, अब यहाँ पर गिनती के आधार पर, जीवंतता के आधार पर दिया गया है 2, वो पहले पढ़ते हैं। ठीक है, संज्ञा को पहले लिखना कि जीवंतता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। जीवंतता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। समझ रहे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जीवंतता के आधार पर, कि आप समझ गए होंगे कि भाषा के कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जीवंतता का मतलब जो चीज जिसके अंदर जीवन है एक वो, और जिसके अंदर एक जीवन नहीं है वो। जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधा, जानवर, मेढक, सांप, ये सब के अंदर एक जीवन है, वो सब जीवंतता के आधार पर आएगा। और एक अजीवंतता आएगा। समझ गए। तो पहला लिखना प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिसके अंदर जीवन है, जो चल सकता है, जो फिर सकता है, जो घूम सकता है, जो कोई ऐसा कार्य कर सकता है, वो प्राणीवाचक संज्ञा होगा। शॉर्ट पर लिखना कि जिसके अंदर जीवन हो। पेड़ के अंदर भी एक जीवन है, इसलिए वो प्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। एग्जाम्पल लिख लेना, मनुष्य, गाय, बैल, पेड़ पौधा। दूसरा है अप्राणीवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है कि अप्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक संज्ञा की मतलब जो चल फिर नहीं सकता। जैसे आप अपने जहां बैठे हैं, जिस चीज पर बैठे हैं, वो अप्राणीवाचक होगा। हम यहीं से बोल सकते हैं। कैसे, जो आप कुर्सी पर बैठे होंगे, या आप टेबल कुर्सी बैठे होंगे, या आप अपने मेज पर बैठे होंगे, या आप चौकी पे बैठे होंगे, या आप पलंग पे बैठे होंगे, वो सारे अप्राणीवाचक संज्ञा है।
अप्राणीवाचक संज्ञा जिसके अंदर जीवन न हो, जिसके अंदर जीवन न हो अप्राणीवाचक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लो मेज, कुर्सी, टेबल, दवा, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सारे ऐसे चीज जिसके अंदर जीवन नहीं है वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और इसके बाद आता है कि गणना के आधार पर, दो और हैं जिसको बताता है कि गणना के आधार पर। तीन हम पढ़ाएंगे, ये पहला हो गया था, दूसरा लिखना गणना के आधार पर। गणना के आधार पर पहला होगा गणनीय। गणनीय मीन्स जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं। गणनीय कहला। जैसे आप गिनने की संख्या मान लो कि ऐसे कोई भी चीज जिसको आप गिन सकते हैं, बस वो मेटल नहीं होना चाहिए। मेटल भी होगा, जैसे सोना चांदी को आप गिन नहीं सकते हैं। हाँ, सोना का अगर एक वस्तु है उसको आप गिन सकते हैं, लेकिन सोना को आप गिन नहीं सकते हैं। सिल्वर को आप गिन नहीं सकते हैं। यही हमने बोला कि मेटल को छोड़ करके अगर मेटल के द्वारा कोई भी वस्तु बनाया गया उसको आप गिन सकते हैं। तो वही यहाँ अंतर हो जाता है कि जो गणनीय होगा वो सिर्फ जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे कि आप मान लो आम, आम को आप गिन सकते हैं। आम, आदमी, कपड़ा, जिसको आप गिन सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, सर आप गेहूं के बारे में बताइए कि गणनीय है या अगणनीय है। ऐसे आयोग के द्वारा माना जाता है कि जो गेहूं को है और चावल जो है वो अगणनीय के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या हम आपको चावल 5 को देंगे तो क्या आप उसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? हाँ या ना? हाँ सर, जरूर गिन सकते हैं। तो फिर आयोग के द्वारा इसको अगणनीय क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि होता क्या है कि आप 5 चावल को गिनने के लिए आप कौन से कार्य यूज करने के लिए उसको गिनने के लिए रखेगा, हमको ये बात बताइए। आप आम बेचते हैं, दर्जन के भाव से बेचते हैं। आदमी गिनते हैं, हाँ ठीक है, इतना आदमी, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। कपड़ा खरीदने जाते हैं, आपको पता है कि हाँ एक कपड़ा कर देंगे, दुकानदार को भी पता, आपको भी पता। लेकिन आप किसी दुकान में जाइएगा और बोलिएगा कि हम गेहूं गिन के दीजिए, आपको कोई नहीं देगा, क्या उसका मार्केट में वैल्यू ही नहीं है। इसलिए जिस चीज का वैल्यू हो उसी चीज की मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए आयोग के द्वारा माना जाता है जो गेहूं और चावल जो है वो सब अगणनीय में आते हैं। ठीक है, दूसरा लिखना अगणनीय। जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसको आप गिन नहीं सकते। जैसे कि आप मान लीजिए जिसको आप गिन नहीं सकते, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जिसको आप गिन नहीं सकते मीन्स गेहूं, दूध, पानी, सोना, चांदी आदि। अब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ तक आप समझ गए। हमने आपको 2 बताते, ये आप फिर कहीं नहीं पढ़े होइएगा, मीन्स बचपन में नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ अर्थ के आधार पर 5 बताते थे, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, संज्ञा, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, 5 बता दिए जाते हैं।
बचपन से, हालांकि उसी का यूज किया जाता है, इसका यूज बहुत कम किया जाता है। ठीक है, इसको नोट करना। अब जो पढ़ाएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, लिखना तीसरा, अर्थ के आधार पर। एक और होता है, ये चौथा था, लेकिन अर्थ के आधार पर वो पहला भी होता है, उसमें सिर्फ एक ही छटा जाता है, भाववाचक संख्या, जो धर्म के आधार पर दिया जाता है, और बाकी बात जो चार वो होता है वो सिर्फ जाति के वस्तु के आधार पर रहता है। तो उसमें कोई मान्यता नहीं है, बस वही चीज फिर यही पढ़ना है, उसको हम छोड़ ही देते हैं। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। आप सारे नोट करिएगा और बारी बारी सारे को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट नोट करिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि किसी स्थान, किसी नाम, व्यक्ति के मन से आप समझ गए होंगे, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, या किसी ऐसे चीज का नाम जो अपने आसपास या अपने आपके प्रकृति के अंतर्गत जितने भी ऐसे सारे नाम आएंगे वो सारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। तो लिखना व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहता है कि किसी विशेष वस्तु, स्थान के जगह के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो कि आप जिस जगह पे बैठे हैं उसमें से कोई एक नाम बताइए, व्यक्तिवाचक जैसे नाम भी होगा, जैसे मोहन, मान लेते हैं आपका नाम मोहन, मोहन हुआ। जैसे मान लो संजीत, ये आदमी का नाम हो गया। दूसरा जगह का नाम, विशेष वस्तु, जैसे ले लो पटना, बिहार, ये क्या हुआ? स्थान। तीसरा ले लो गंगा, यमुना, ये सारे क्या हुआ? नदी का नाम हुआ। ठीक है, चौथा ले लो मानसरोवर, बैकाल, ये सब क्या हुआ? झील का नाम हुआ। आप अपने अंतर्गत जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह की किसी विशेष वस्तु, किसी ऐसे स्थान को, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इन विच भी द नेम, द पैलेस, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के मतलब समझ जाओ कि किसी जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। आप समझ गए कि जाति का मतलब मीन्स आप जाति, अगर यहाँ परिभाषा शब्द आया तो आप जाति के मान समझ लीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ऐसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें बहुत सारी जाति है। चमार, धोबी, पांचवासी, ततमा पहले था उसको हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारी जाति आते हैं जो बहुत लोअर कैटेगरी, उसको एसटी में रखा गया। एसटी में भी बहुत सारी जाति है, संथाल जाति, जनजाति एसटी में ही आते हैं। बहुत सारे ऐसे जनजाति है जिसको एसटी में रखा गया। तो वही हम कह रहे थे कि किसी विशेष जाति का बोध कराता हो। अब हम मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य में ऐसे सारे आदमी आएंगे जो पृथ्वी पर निर्मित करते हैं, जो मनुष्य के अंतर्गत आते हैं, महिला पुरुष दोनों होगा। अगर हम औरत बोलेंगे तो औरत के अंतर्गत बहुत सारे नाम आएंगे ना। हम यही कहना चाह रहे हैं किसी विशेष जाति का बोध कराता हो। जैसे हम जानवर कहेंगे, जानवर में सारे जानवर आ जाएंगे, गाय, बैल, भैंसे, शेर, बाघ, बकरी, कुत्ता, जितना भी आएगा सारे उसी के अंतर्गत आएगा। समझ रहे होंगे। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता। जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि आप मान लो कि हमने आपको पहले ही बोल दिया, गाय, गाय क्या, किसी ऐसी जाति, गाय, नदी, तो नदी में सिर्फ ऐसे नदी का नाम आएगा। जैसे हम नदी गाय में बोलेंगे तो गाय में सिर्फ एक ही गाय का भी बहुत सारे प्रजाति होता है, वो सारे आ जाएंगे। नदी का अगर नाम लेंगे तो नदी में बहुत सारे, गंगा, यमुना, सरस्वती नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, ये सारे आ जाएंगे, सिंध नदी। तो वही हम कहना चाह रहे हैं, नदी, गाय, गाय, नदी, मनुष्य, पहाड़। अब जैसे हम गाय बोले, गाय में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। नदी, नदी में मान लो कि आप गंगा नदी, गंगा नदी हो गया। सेकंड मान लो कि जमुना, सरस्वती। मनुष्य, मनुष्य कहने का मतलब कि कोई औरत, औरत भी एक मनुष्य के अंतर्गत ही आते हैं बाबू। मनुष्य में वैसे सभी प्राणी जो अपने कार्य कर रहे हैं, जो अपने स्थान पर कर रहे हैं, जो अपने कुछ नियमों और कानूनों के संलग्न से अपने कार्य को कर रहे हैं, मनुष्य के अंतर्गत। महिला, पुरुष। अगर राहुल भी मनुष्य के अंतर्गत आता है तो श्यामू भी मनुष्य के अंतर्गत ही आएगा। अगर मैं मनुष्य के अंतर्गत आता हूं तो आप पढ़ रहे हैं तो आप भी मनुष्य के अंतर्गत ही आएगा। हम यहाँ किसी विशेष सिर्फ नाम का बोध नहीं करा रहे, उस नाम के अंतर्गत किसी विशेष जाति का बोध करा रहे, वही मनुष्य के अंतर्गत है। पहाड़ में मान लो कि अरावली पर्वत, अरावली हो गया। बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं, जैसे मान लो कि एक पर्वत का नाम है जैसे अरावली हो गया, और उसके बाद मान लो राजगीर हिल, राजगीर छोड़ दो, कैमूर हिल, कैमूर पहाड़ी, ये सारे पहाड़ के अंतर्गत ही आते हैं। एनी डाउट? नो। तो पहाड़ हमने आपको जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, ये जो हो गया, जैसे कि हम ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा और ये जो नदी हो जाएगा जातिवाचक। यहां तक कोई दिक्कत मेरे यहाँ से नहीं। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहता है कि किसी समूह का बोध कराता हो। संज्ञा इतना भारी चैप्टर है ही नहीं, हमने आपको पहले दिन बोल दिया था कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ समझना। आप मोबाइल को सामने रख करके देख लीजिए ना, क्लास को नोट भी नहीं करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं।
समूहवाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा किसी समूह का बोध कराता हो, किसी ऐसे समूह का बोध कराता हो जिसके अंतर्गत वो सारी चीज आते हो। हमने फिर पांचों को डिफरेंस से बताएंगे, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह का बोध कराता हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। एग्जाम्पल मान लो कि आप मान लो कांग्रेस, कांग्रेस अगर कहेंगे तो कांग्रेस मीन्स ये तो नाम, लेकिन कांग्रेस आप कहेंगे तो सिर्फ राहुल गांधी का ही नाम नहीं आएगा, उसके अंदर कन्हैया कुमार का भी नाम आएगा, इमरान प्रतापगढ़ी का भी नाम आएगा। समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं, मायावती का भी नाम आएगा, तो सोनिया गांधी का भी नाम आएगा। कांग्रेस सेना, अगर हम सेना कहते हैं तो किसी विशेष सेना को नहीं बोल रहे, सेना के अंतर्गत उसमें जितने भी लड़के या जो कार्य कर रहे हैं सेना के अंतर्गत वो सारे होंगे जो सेना के अंतर्गत है। डिफेंस, समझ रहे, कांग्रेस सेना या कोई ऐसा संगठन समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। समूहवाचक में जो समूह बनाया हो जिसमें वो सारे चीज आते हो, समझ गए। नेक्स्ट होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का मतलब कि किसी द्रव्य का बोध कराता हो जिसको हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते और द्रव्य का बोध कराता हो। जैसे घी, चांदी, पानी, दूध, ये सारे ऐसी चीजें जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसको आप नाप तोल की मात्रा से ही खरीदिएगा। घी, चांदी, पानी, दूध, दही आदि। सर द्रव्य के अंतर्गत तो घी नहीं आता, चांदी तो नहीं आता, दैट इज नॉट सिल्वर फॉर मेटेरियल नाउ। तो मेरे कहने का मतलब कि हमने आपको क्लास स्टार्ट से पहले ही कह दिया क्योंकि आयोग ने मानता है, डायरेक्ट कहता है कि चांदी के वस्तु को आप मान सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा सिल्वर पहने हुए हैं तो उसको आप गिन सकते हैं, हाँ मेरे पास हम 10 सिल्वर पहने या 10 अंगूठी पहने हुए, 10 रिंग पहने हुए, लेकिन आप चांदी को आप डायरेक्ट अगर उसको खरीदे हो तो उसको आप गिन नहीं सकते। इसलिए हम पहले ही कहा दिया था गणनीय और अगणनीय के अंतर्गत, ठीक है। 4 और 5 समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक होता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या कहता है? भाववाचक संज्ञा की किसी वस्तु या स्थान का भाव बताता, किसी वस्तु या नाम का भाव बताता, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जैसे कि हम मान लो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत की ईमानदारी, कहा नहीं जाता होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो ईमानदारी को आप गिन नहीं सकते, ईमानदारी को आप व्यक्त नहीं कर सकते, ईमानदारी एक भाव है, वही हुआ ईमानदारी। अच्छाई, महंगाई, चरित्रता, ईमानदारी, भूत को भी इसी के अंतर्गत रखा जाएगा। ईमानदारी, महंगाई इत्यादि, जिसको आप गिन नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ उसका भाव प्रकट कर सकते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं तो आप इसको जाहिर नहीं कर सकते हम आप किससे कितना प्यार करते हैं, आप सिर्फ उसे भाव प्रकट करके बता सकते हैं हाँ हम इतना प्यार करते हैं। आइडियली लव दैट, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आइडियली लव है, लेकिन आप उसको बता नहीं सकते, गिन के नहीं बता सकते हम आपसे इतना प्यार करते हैं, वो एक भाव होता है। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और अब बच गया सर्वनाम, तो सर्वनाम हम कल की क्लास में करेंगे, छोटा छोटा ही क्लास रहेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं चैप्टर में, हम क्या पढ़ा है, हम तो हमने तो आपको वो पढ़ा है जो आपने कभी पढ़ा नहीं, जो आपको जीवंतता, जीवंतता ये सब चीज आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो वो चीज हमने पढ़ाया आपको।
अब डॉक्टर वासुदेव नंदन की जो किताब है आधुनिक हिंदी व्याकरण, उससे इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर क्रिया, क्रिया विशेषण, उसके बाद कारक और अव्यय, इसके बाद खत्म कर देंगे। उसके बाद वाच्य बचेगा, और जितना वोकैब्युलरी है वो तो एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, वो तो हमने आपको कह दिया। तो एक मैराथन लेंगे, उसमें खत्म कर देंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए 1 तारीख की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।